हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं एग्जाम में। ग्रुप सी के पेपर में आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। आप लास्ट के यूके पीएससी के ही कुछ एग्जाम देख लो दोस्तों, उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, अगला वीडियो में आपको प्रत्यय के बारे में दूंगा दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए, आपका जो 9 अप्रैल का एग्जाम होना है फॉरेस्ट गार्ड का, वो ओल्ड पैटर्न पे होना है, यानी कि उसमें सिलेबस पहले की ही तरह होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के और 40 क्वेश्चन जीएस प्लस रीजनिंग और करंट अफेयर के होंगे। यानी कि जैसा आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था न्यू पैटर्न पे, ये पेपर वैसा नहीं होगा। ये पेपर लाइक होगा पटवारी लेखपाल और जो पुलिस का पेपर हुआ था उसकी तरह ही फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहे। और बाकी कुछ लोग बोले थे प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो प्रैक्टिस सेट भी देखिए, जैसे मैंने कनिष्ठ सहायक के लिए आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए थे फुल लेंथ, ऐसे ही इसके भी 11 प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लॉन्च करेंगे दोस्तों। 25 मार्च से आई थिंक शुरू हो जाएंगे आपके, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपका वो एक प्री बोल सकते हैं कि आपका एक अटेम्प्ट हो जाएगा, जैसे हमारा प्री बोर्ड होता था एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले, तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप जान पाते हैं कि आप कितने करीब हैं। और लेटेस्ट जो हमारा ये आयोग का पैटर्न है, जिसमें आपका पटवारी लेखपाल हुआ था, पुलिस कांस्टेबल हुआ था और फॉरेस्ट गार्ड होने वाला है, इसी पैटर्न पर वो प्रैक्टिस सेट होंगे। कनिष्ठ सहायक वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट दिए थे वो आपके नए पैटर्न पे थे, जिसमें 25 नंबर की हिंदी थी, ठीक है। बाकी देखिए, पेपर की मैं बात करूं दोस्तों, पेपर का स्तर कुछ भी हो सकता है। जैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया था आयोग ने। आपको आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है ऐसा ही पेपर मिले, हो सकता है पेपर पटवारी लेखपाल का जो पहला पेपर हुआ था रद्द, जो लीक हो गया था, वैसा ईजी भी मिल सकता है, या आपका मीडियम लेवल का भी, ईजी टू मॉडरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ ना करें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी चुनौती के लिए। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर जाना है, वहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी 100 गुना बेहतर हो जाती है, ठीक है। पहले ही डरेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, 900 पोस्ट है, आराम से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाना है, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाएगी इसमें, कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी में उपसर्ग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से समझेंगे कि उपसर्गों को कैसे पहचानना है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, वो भी आप अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, सामान्य हिंदी उपसर्ग। तो सबसे पहले देखिए, शब्दांश की हम बात करते हैं। शब्दांश, तो शब्दांश से ही उपसर्ग और प्रत्यय की व्याख्या करेंगे हम। शब्दांश क्या है? अगर मैं देखिए शब्द की एक व्याख्या दूँ, तो शब्द की व्याख्या हम कहाँ से शुरू करते हैं? तो सबसे पहले हम निकालते हैं ध्वनि। ध्वनि के बाद हमारा होता है वर्ण। वर्ण के बाद आता है नंबर शब्दांश का। वर्ण के बाद शब्दांश, और शब्दांश के बाद शब्द बनता है, जो कि सार्थक होता है। जो शब्द होगा वो हमेशा सार्थक होगा, जो हमारा शब्द होगा वो हमेशा सार्थक होगा। अगर बात की जाए ध्वनि की, हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो ध्वनि जो है वो निरर्थक हो सकती है। ध्वनि निरर्थक हो सकती है, या निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ऐसे वर्ण की बात करें तो वर्ण भी निरर्थक हो सकता है। शब्दांश, अब शब्दांश की यहाँ पे बात आ गई। शब्दांश के दो हैं यहाँ पे रूप। शब्दांश एक उपसर्ग होता है और दूसरा हमारा प्रत्यय होता है। शब्द का अंश शब्दांश, यहाँ पे हमने बोला शब्दांश यानी कि शब्द का अंश, यानी कि ऐसे शब्द, या बोल सकते हैं, या जो हम बोल सकते हैं कि ऐसे अक्षर या वर्ण जो किसी शब्द में जुड़ते हैं, यानी कि उसके अंश बन जाते हैं, वही शब्दांश कहलाते हैं। और शब्दांशों का भी कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यानी कि मैं बोलूँ, अगर उपसर्ग और प्रत्यय की मैं बात करूँ, आज हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उपसर्ग का भी कोई विशेष अपना अर्थ नहीं होता और प्रत्यय का भी नहीं होता, लेकिन वो जब शब्द में जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। शब्दांश आप क्लियर हो गया होगा। ध्वनि, ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्दांश, मतलब वर्ण के बाद नंबर आता है शब्दांश का और शब्दांश के बाद शब्द बनता है, ठीक है। तो शब्द सार्थक भी हो सकता है, और यहाँ पे जितने भी हमने पढ़े ध्वनि, वर्ण, शब्दांश, ये निरर्थक भी हो सकते हैं, यानी कि इनका अपना अपने आप में या अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो अब आ जाते हैं उपसर्ग पे। आई होप आप समझ पाएंगे। अब उपसर्ग पे हम आते हैं, तो उपसर्ग की जो डेफिनेशन है, परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय, ऐसे शब्दांश या अव्यय जो किसी मूल शब्द के पूर्व प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बना देते हैं, तो इनको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद इतना मात्र है दोस्तों, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं,
जबकि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। बस यही अंतर है। तो उपसर्ग का यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ। देखिए उपसर्ग का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग का अगर हम तोड़ते हैं यहाँ पे तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप यानी कि निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना यानी कि निर्माण करना, यानी कि शब्द के समीप चिपकाकर एक नए का निर्माण करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, उपसर्ग का प्रयोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा जन है, जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है मानस, जन जनता, ठीक है। और जन के आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, दुर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये दुर्जन हो जाता है, यानी कि एक अलग ही अर्थ प्रकट हो गया। अभी तक तो जन था, जन मतलब जनता, पॉपुलेशन से बात हो रही है ना, या इंसान से बात हो रही है, जन वह एक अच्छा जन है यानी कि वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन जन के आगे जैसे मैं दुर उपसर्ग जोड़ देता हूँ तो ये एक नया अर्थ प्रकट करता है यानी कि दुर्जन। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग के हिंदी में 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं भैया, उपसर्ग के हिंदी में 3 काम होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो उपसर्ग शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है। पहला तो इनका काम क्या है, कोई शब्द में अगर ये जुड़ेंगे तो उस शब्द में ये नई विशेषता ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक शब्द है हार, हार का मतलब क्या है, गले में पहनने वाला हार, हार का मतलब डिफीट, ठीक है, जो हार जाते हैं ना। अगर इसी हार के आगे मैं देखिए प्र उपसर्ग जोड़ देता हूँ, प्र उपसर्ग अगर मैं इसके आगे जोड़ देता हूँ तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रहार। अब प्रहार का मतलब आप समझ गए होंगे, उसने तलवार से उस पर प्रहार किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अर्थ चेंज हो गया। समझ पा रहे ना, यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है आपका, ये अर्थ हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे क्या निकला, उपसर्ग के 3 काम है। पहला हमने देखा कि यहाँ पे शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता ला देता है। हार में हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो ये प्रहार हो गया, यानी कि शब्द का अर्थ ही बदल गया, एक नई विशेषता आ गई, है ना। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, उपसर्ग का काम शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता ला देता है। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता, प्रतिकूलता का मतलब है मतलब अपोजिट कर देता है शब्द को बिल्कुल ही, ठीक है। कोई शब्द दिया गया है उसमें अगर हम कोई उपसर्ग ऐड करते हैं तो ये प्रतिकूल बना देगा बिल्कुल शब्द को, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें हम, इसका एग्जाम्पल है देखिए, जैसे मोल, मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब अनमोल, माफ़ कीजिएगा, मोल का मतलब मूल्य होता है। लेकिन अगर इसमें हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं, अन, तो ये हो जाता है फिर क्या, अनमोल, यानी कि विपरीत हो गया ना, प्रतिकूल अर्थ हो गया। मोल में जैसे मैंने अन उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या हो गया, प्रतिकूल अर्थ आ गया। अब मोल का उल्टा हो गया, अनमोल हो गया। यानी कि दूसरी जो या विशेषता बोल सकते हैं, उपसर्ग का दूसरा काम है वो शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता लाना है, कि शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता ला देता है। इसके बाद देखिए तीसरा एक और काम है। तीसरा काम क्या है हमारा उपसर्ग का, शब्द के अर्थ में बल पैदा कर देता है। शब्द के अर्थ में बल पैदा करना, बल मतलब विशेष जोर देना शब्द पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भ्रमण शब्द है, भ्रमण, भ्रमण का मतलब घूमना होता है ना। अगर लेकिन भ्रमण में मैं परि उपसर्ग जोड़ देता हूँ, देखिए परि उपसर्ग, तो ये क्या हो जाता है, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब भी घूमना ही है, लेकिन एक विशेष जोर पड़ रहा है। भ्रमण का मतलब घूमना, परिभ्रमण का मतलब चारों तरफ घूमना, ठीक है, एक विशेष बल हो गया ना। तो कुल मिलाकर उपसर्ग के 3 काम है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देना, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता पैदा कर देना, और शब्द के अर्थ में अंतर न करते हुए विशेष बल प्रदान कर देना, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ये तो हो गया भैया उपसर्ग पूरा चैप्टर क्लियर। लेकिन अब बात करें उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सी हमारे स्टैंडर्ड जो बेसिक बुक्स है, बेसिक बुक्स में 5 दिया होगा आपको, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य जो उपसर्ग है उनको वो अलग अलग दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यतः अगर हम देखें व्याकरणिक दृष्टि से या स्टैंडर्ड बुक्स के आधार पर हिंदी में उपसर्गों की संख्या 3 है। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग माने गए हैं, लेकिन केवल 19 ही प्रचलन में है, यानी कि जो हम उपयोग करते हैं वो 19 का करते हैं। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से बनेगा एग्जाम में वैसे आपने उत्तर करना है। क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं, तो 22 हैं। संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, किए जाते हैं, तो फिर हमारा 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। अगला हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग मुख्यतः 10 हैं। आप देखिए बेसिक बुक्स में 13 दिया है, कहीं पे 14 दिया है। वहाँ पे क्या कर दिया गया है कि कुछ ऐसे उपसर्ग है जो जोड़े में होते हैं उनको अलग अलग से दे दिया है, जिससे संख्या बढ़ गई है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारे डॉक्टर हरदेव भारी हैं, जो अभी हिंदी के वर्तमान हिंदी के एक हिसाब से विशेषज्ञ हैं, वो केवल 10 ही मानते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग मुख्यतः 10 हैं। ऐसे विदेशी उपसर्गों की संख्या, अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 12 है। इसमें भी बहुत जगह
बेसिक बुक्स में ज़्यादा दिया होता है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारा एक उपसर्ग ले लेते हैं हम, विदेशी उपसर्ग, ठीक है, या हमारा हिंदी का उपसर्ग ले लेते हैं, जिनको मैंने 10 बताया। जैसे हिंदी के उपसर्ग में आप देखेंगे, जैसे ये देखिए, हिंदी के उपसर्ग में अ और अन को अलग अलग ले लिया गया है। अ उपसर्ग अलग लिया, अन को अलग लिया है, तो इसलिए उपसर्गों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, संस्कृत के कुल मिलाकर 22 उपसर्ग है, जिनमें से 19 प्रचलन में है। हिंदी के मुख्यतः 10 उपसर्ग माने गए हैं और विदेशी उपसर्ग मुख्यतः 12, जो कि अरबी फारसी से आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे अंग्रेजी से भी कुछ उपसर्ग लिए, जैसे हमने सब उपसर्ग लिया हुआ है, जैसे होता है ना सब स्टेशन। इसके साथ साथ हमने ये भी लिया है, देखिए आप देख सकते हैं, सब मजिस्ट्रेट, जो भी होता है, एसडीएम होता है। तो बहुत से उपसर्ग हमारे अंग्रेजी से भी लिए गए हैं और कुछ उपसर्ग हमारे मिक्स हैं विसर्ग वाले, तो वो तो बेसिक बुक्स में भी दिए गए हैं। आप किताब से मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के साथ साथ आपने लूसेंट सामान्य हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी दी जाएगी, क्योंकि बहुत से शब्द हैं जो कि इन उपसर्गों से बने हैं और एक वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो शब्द और उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग पढ़ने से पहले थोड़ा एक भेद कर लेते हैं, शब्द और उपसर्ग में क्या अंतर है। शब्द और उपसर्ग में अगर कभी अंतर पूछा जाता है आपसे, तो क्या आप उत्तर देंगे शब्द और उपसर्ग में, ठीक है। अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो क्या अंतर देंगे आप। तो शब्द दोस्तों स्वतंत्र और सार्थक होता है, जबकि उपसर्ग स्वतंत्र और कोई भी इसका निश्चित अर्थ नहीं होता। शब्द में लिंग और वचन होता है, जबकि उपसर्ग में लिंग वचन नहीं होता। ये मुख्य अंतर है यहाँ पे शब्द और उपसर्ग में, ओके। चलिए अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी का जो पहला उपसर्ग है, देखिए इंपॉर्टेंट यही होता है, अभी हम केवल सामान्य हिंदी का कोर्स पढ़ रहे हैं और यूके SSS के सामान्य हिंदी के कोर्स के हिसाब से चलेंगे आगे, यानी कि जो हमारी हिंदी के उपसर्ग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चाहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी के उपसर्गों के बने हुए शब्दों को आपने अच्छे से याद कर रखना है, कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि हिंदी के जितने भी उपसर्ग यहाँ पे बताए जाएंगे उनको तो आपने अच्छे से याद कर ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग मान गया, पहला है इसमें अ और अन उपसर्ग। तो अ और अन उपसर्ग का जो अर्थ निकलता है वो निषेध के अर्थ में निकलता है। निषेध मतलब नेगेटिव, नकारात्मक। जैसे कि मेल, मेल के अगर मैं अ उपसर्ग जोड़ दूँ तो अमेल हो जाता है। ऐसे ही जान के आगे मैं अ उपसर्ग जोड़ दूँ तो अजान हो जाता है, ठीक है। लग के आगे हम जोड़ते हैं अ तो अलग हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत से हैं, ठीक है, जान के आगे अनजान हो जाता है, फिर बहुत से हैं हमारे, यानी कि अ और जो अन उपसर्ग है ये निषेध के अर्थ में होता है। निषेध मतलब विपरीत हो जाता है अर्थ, बस इतना ही समझना आपने, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो उपसर्ग है हिंदी का वो है अध उपसर्ग। अध का मतलब होता है अधूरा, आधा अर्थ, यानी कि जहाँ पे ये अध उपसर्ग लगेगा उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, अधूरा या आधा हो जाएगा। जैसे कि अधमरा, आधा मरा हुआ, अधपका, अधखिला, यानी कि अध उपसर्ग का अर्थ होता है अधूरा या आधा अर्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला उपसर्ग है तीसरा, वो है उन। उन उपसर्ग, हिंदी का उन उपसर्ग, उन का मतलब होता है एक कम, यानी कि उन उपसर्ग जहाँ पर भी होगा वो एक कम होगा। जैसे कि 30 से एक कम 29, 30 से एक कम 29, 20 से कम 19, 50 से कम 49, उन यानी कि एक कम हो जाता है, ओके। 79, जो भी नंबर सिस्टम में हम देखते हैं, जो भी एक कंप्लीट डिजिट होता है उससे नीचे की एक संख्या होती है, वहाँ पे उन उपसर्ग आप देखने को मिलेगा। जैसे कि 19, 29, 39, 49, 59, उसके साथ 69, 79 और उसके बाद हम देखते हैं 79 तक ही हुआ, ठीक है। 79 और 89 में तो नहीं होता, 79 तक ही होता है, ठीक है। तो एक कम का अर्थ बोध होता है जहाँ पर, वहाँ पर उन उपसर्ग होता है, ओके। चलिए अगला जो उपसर्ग है वो है औ और औ। देखिए अब अलग अलग, इनको हिंदी में अलग अलग दिया है, औ को अलग दिया, औ को अलग दिया, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बताई गई है। लूसेंट सामान्य हिंदी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे उपसर्गों की संख्या आपको हिंदी में ज़्यादा बताई गई है इसी वजह से, लेकिन इनको एक ही साथ रखा जाता है औ या औ, क्योंकि बोलने का उच्चारण एक ही है, इनका उच्चारण एक ही जैसा आता है ना, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया है। तो औ या औ जो हमारा उपसर्ग है हिंदी का, इसका अर्थ भी निषेध होता है, यानी कि नकारात्मक अर्थ होता है, ठीक है। और जैसे कि अवगुण, गुण का जस्ट अपोजिट हो गया अवगुण। गुण मतलब क्वालिटी, अवगुण मतलब उसकी दोष हो गए। ऐसे अवघट, ठीक है, अवघट, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, निषेध अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला उपसर्ग है औ और अव। उसके बाद हमारा हिंदी का अगला उपसर्ग है दू। तो इसका मतलब होता है बुरा या हीन के अर्थ में निकलता है। दू उपसर्ग कहाँ पे लगता है, बुरा या हीन के अर्थ में। जैसे दुकाल, दुबला, ठीक है, दुबला और दुकाल ये हमारा हीन अर्थ है। दुबला क्या, हीन भावना पैदा करे ना, पतला,
दुबला, दुकाल, बुरा। तो ये दो उपसर्ग हमारा बुरा और हीन के अर्थ में। अगला उपसर्ग है हिंदी का नी उपसर्ग, जो कि निषेध के अर्थ में आता है फिर से, जैसे निकम्मा, निडर, जिसके अंदर डर ना हो, निडर, ठीक है, निषेध अर्थ आ रहा है ना, डर का विपरीत हो जा रहा है निडर। इसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा सातवां बिन। बिन उपसर्ग का जो अर्थ निकलता है निषेध के रूप में ही निकलता है, भी निषेध अर्थ निकलता है, जैसे कि बिन जाना, बिन ब्याह, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव अर्थ निकल रहा है। इसके बाद अगला जो उपसर्ग है भर, हिंदी का अगला उपसर्ग है भर। तो भर का जो अर्थ निकलता है वो पूरा या ठीक के लिए निकलता है, पूरा या ठीक के लिए, जैसे कि भरपेट, उसने भरपेट खाना खाया, ठीक है, भरपेट पूरा हो गया ना, उसका भर गया पेट। ऐसे भरसक, उसने भरसक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया उसने, लेकिन सफल नहीं हो पाया, बोलते हैं ना, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो भरसक, भरपेट, ये सभी हमारा भर उपसर्ग है इसमें, और इसका अर्थ होता है पूरा या ठीक। इसके बाद देखिए अगला जो उपसर्ग है वो कु और क उपसर्ग है। अब ये भी अलग अलग दिए गए हैं लूसेंट में, कु और क उपसर्ग। तो कु और क उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बुराई या हीन के अर्थ में। जैसे शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगेगा कु या क, तो शब्द का अर्थ बुराई या हीनता के अर्थ में प्रकट होगा। जैसे कि कुक्षेत्र, क्षेत्र का कुक्षेत्र। पूत, पूत के आगे अगर हम कु उपसर्ग लगाएंगे, क उपसर्ग लगाएंगे, कपूत। ऐसे पात्र के आगे कु उपसर्ग लगेगा तो कुपात्र, ठीक है। तो बुराई और हीनता के अर्थबोध में इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो उपसर्ग है वह है सु और स उपसर्ग। तो सु और स एकमात्र ऐसा उपसर्ग होगा दोस्तों हिंदी का जो श्रेष्ठता और साथ के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि श्रेष्ठता बताने के लिए, श्रेष्ठता का बोध करवाने के लिए इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुडौल, सुडौल मतलब मजबूत, सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, सपूत यानी कि श्रेष्ठता दिखाई जा रही है ना, सगोत्र यानी कि एक समान गोत्र, साथ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर श्रेष्ठता और साथ के लिए सु और स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे हिंदी के उपसर्ग, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अन्य शब्द बनते हैं इन उपसर्गों से, उसके लिए आपको PDF दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों संस्कृत के उपसर्गों में। तो संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो है अति। अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक के अर्थ में, जैसे कि अतिकाल, अतिरिक्त, यानी कि अति उपसर्ग जो है उसका अर्थ है अधिक के रूप में, अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा, अतिकाल। इसके बाद जो अगला उपसर्ग है संस्कृत का वो है अधि। अधि का जो अर्थ बोध होता है इस उपसर्ग का वो है श्रेष्ठ और ऊपर के लिए, श्रेष्ठ या ऊपर के लिए। जैसे कि अधिकरण, अधिकार, ऊपर के लिए ना, उसके ऊपर अधिकार हो गया, यानी कि उसके ऊपर हो गया वो अधिकार। इसके बाद अगला जो उपसर्ग है संस्कृत का वो है अनु उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग, इसका अर्थ जो होता है क्रम या समानता का बोध कराने के लिए, शब्दों में क्रम या समानता का बोध कराने के लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अनुक्रम, अनुशासन, समानता, क्रम का बोध हो रहा है, अनुशासन। इसके बाद अगला है अप उपसर्ग। तो अप उपसर्ग का जो अर्थ निकलता है वो लघुता के लिए या हीनता के लिए, जैसे कि अपमान, अपमान कर दिया ना, हीनता दिखा दी। अपशब्द, अपशब्द, तो ये सभी हमारे अप उपसर्ग में रखे जाते हैं। अगला है देखिए अभि उपसर्ग। तो अभि उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है सामीप्य या आधिक्य के लिए। सामीप्य मतलब समीप लाने के लिए, या आधिक्य मतलब ज़्यादा दिखाने के लिए, बल देने के लिए। जैसे अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, अभिमान आधिक्य दिखा रहा है ना। अभिभावक, कौन इसके समीप रहता है, कौन अभिभावक है, उसका गार्जियन। तो अभि का जो अर्थ होता है उपसर्ग का वो समीप या आधिक्य के लिए। इसके बाद जो अगला उपसर्ग है वो है औ उपसर्ग। तो औ उपसर्ग का जो अर्थ होता है हीनता के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि अवधारणा, अवसान, ठीक है। तो हीनता के लिए प्रयोग होने वाला उपसर्ग है औ। इसके बाद आ उपसर्ग है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है सीमा या विपरीत। सीमा या विपरीत, या तो सीमा मतलब एक लिमिटेशन दिखाई जाती है, दूसरा या विपरीत, अपोजिट। तो यहाँ पर जैसे कि आमरण, आसक्त, आजन्म, ठीक है। तो ये सभी हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है इनमें। इसके बाद देखिए उत या उद। उत या उद जो हमारा उपसर्ग होता है इसका अर्थ निकलता है उत्कर्ष या ऊपर के लिए, उत्कर्ष या ऊपर के लिए। जैसे कि उत्तम, उत्तम ना मतलब एक बोल सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है उत्तम, ठीक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ। उत्कंठा, उद्देश्य, तो ये सभी हमारे उत और उद से बने हुए शब्द हैं, उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग। तो इसका अर्थ जो निकलता है वो समीप या निकटता के लिए निकलता है, उप उपसर्ग का अर्थ। तो जैसे कि उपकार, उपदेश, उपवन, ठीक है। अगला जो उपसर्ग है हमारा संस्कृत का वो है दुर या दुस उपसर्ग। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, दुर या दुस उपसर्ग। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो बुरा और कठिन के संदर्भ में निकलता है, यानी कि जब ये उपसर्ग जुड़ते हैं शब्दों में तो शब्दों का अर्थ
बुरा या कठिन के लिए प्रयुक्त हो जाता है। जैसे कि दुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहुत दुर्लभ है ना, कठिन है। दुराचार मतलब बेकार आचरण, जिसका आचरण अच्छा ना हो। दुष्प्राय, अब यहाँ पे दुष्प्रायः आ गया, देखिए ये वाला सौ आ गया, ध्यान रखेंगे सौ, देखिए ध्यान रखेंगे दुष्प्रायः, दुस यहाँ पे तो ये वाला दुस वाला लग गया, अब ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा दुस, ये दुस हमारा जो उपसर्ग होता है ये तीनों सौ के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि अगर कोई भी सौ प्रयुक्त हो रहा होगा, ध्यान रखेंगे ये सौ हो रहा होगा या ये सौ हो रहा होगा या हमारा ये वाला सौ हो रहा होगा, इनमें अगर कभी भी उपसर्ग पूछा जाता है तो हमेशा दुस उपसर्ग ही होगा, ठीक है। कौन सा उपसर्ग होगा? दुस उपसर्ग होगा, ठीक है, ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। अगला देखिए नी, तो नी उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो भीतर, नीचे या अतिरिक्त के लिए होता है, या तो भीतर के लिए या नीचे के लिए या अतिरिक्त के लिए। फॉर एग्जाम्पल निपात, निवास, मैं यहाँ पे निवास कर रहा हूँ, यानी कि कहीं पे भीतर तो निवास कर रहा हूँ ना, मैं किसी के अंदर रह रहा हूँ। निरूपण, ठीक है, तो नी उपसर्ग का मतलब भीतर, नीचे और अतिरिक्त। इसके अलावा अगला उपसर्ग है निर और निस, तो निर और निस जो उपसर्ग हैं इसमें भी बाहर, निषेध और रहित के लिए अर्थ निकलता है शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है निर्वास, निर्भय, देखिए रहित, बिना भय के, जो बिना भय के हो, बिना भय के रहित हो, बिना भय रहित जो होगा उसको क्या बोलेंगे? निर्भय, निराकरण। यानी कि निर और निस जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, ये जिन शब्दों के आगे लगते हैं उनका अर्थ किस में आता है? बाहर, निषेध या रहित के अर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़ा देखिए, जैसे कि हमने दुस में बात की, ये वाला सौ आएगा, ऐसे निस में भी केवल जैसे कि निश्चित हम बोलेंगे, निश्चित, चलो निष्पात ले लेते हैं हम, निष्पात, ठीक है, या और कोई शब्द ले लेते हैं जिसमें ये वाला सौ प्रयोग हो जाएगा हमारा, तो वहाँ पर भी हमेशा ये सौ या ये सौ जो भी होगा ऐसे शब्दों में, तो उसमें हमेशा यही निस उपसर्ग प्रयोग में होगा। यानी कि ऑप्शन में ये निस को आपने सही कर देना है। जैसे ऊपर मैंने दुस के लिए कंडीशन बनाई ना, शब्द कोई भी आ गया, जैसे दुष्प्राय में हमारा 20 का 100 आ गया, ठीक है, मूर्धन्य 100 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस वाले दुस को सही करना है। अब ऐसा दुस आया होगा ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं कर देना कि इसको सही करना है, यही हमारा उपसर्ग होता है, यही मान्य उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, फिर अगला उपसर्ग आता है संस्कृत का परा। परा का मतलब होता है उल्टा या अनादर के अर्थ में। तो इस उपसर्ग के जो एग्जाम्पल है वो है पराजय, जय मतलब हाकार, मतलब उसकी अच्छी खासी, पराजय मतलब हार हो जाना, जय मतलब विजय होना, तो उल्टा अर्थ निकल रहा है ना। ऐसे पराक्रम, परामर्श, यानी कि उल्टा या अनादर के अर्थ में जो हम उपसर्ग यूज करते हैं वो परा उपसर्ग को करते हैं। पराधीन, ठीक है, आधीन, पराधीन, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम PDF भी देंगे इसके साथ, तो अन्य शब्दों को आप देखेंगे तब बाकी अच्छे से समझ में आएगा। अगला उपसर्ग है संस्कृत का परि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है आसपास या चारों ओर के अर्थ में इसको यूज करते हैं हम परि उपसर्ग को। जैसे परिक्रमा, यानी कि चारों तरफ की परिक्रमा, परिणाम, पूरा चारों तरफ का या एक सम्मिलित अर्थ आ गया ना आसपास का। परिधि, यानी कि घूमते हुए पूरा, परिधि, यानी कि परि जो उपसर्ग है ये आसपास और चारों ओर के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला उपसर्ग है वो है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या आगे या ऊपर के लिए, जैसे कि प्रकाश, प्रख्यात, प्रबल, बल तो है ही, उसके साथ साथ और हमने क्या कर दिया, उससे भी ऊपर रख दिया, अधिक रख दिया, उससे भी, बल से ऊपर प्रबल, ठीक है, आगे। इसके बाद जो अगला उपसर्ग है संस्कृत का वो है सम उपसर्ग। सम, सम या ये जो उपसर्ग लगता है शब्दों के प्रारंभ में, ये संयोग या पूर्णता दर्शाता है। यानी कि ऐसे शब्दों में संयोग या पूर्णता देखेंगे हम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संकल्प, संग्रह, ठीक है, संतोष, यानी कि क्या है, पूर्णता है ना, मेरे को संतोष, संतुष्टि हो गई, ठीक है, संग्रह, संयोग, संकल्प, यानी कि संयोग और पूर्णता का बोध कराता है हमारा सम उपसर्ग। इसके बाद जो अगला उपसर्ग है वो है वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग से हम जब भी यूज करते हैं इस उपसर्ग को तो भिन्नता या हीनता दिखाई देती है शब्दों में, जैसे कि विकास, भिन्नता, विज्ञान या विज्ञान बोलते हैं ना हम, तो प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था। विदेश, भिन्नता हो गया ना, देश का जस्ट उल्टा हो गया, भिन्नता दिख रहा है, विदेश। इसके बाद है हमारा देखिए प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग ये हमारा संस्कृत का विरोध या बराबरी को दिखाता है, या तो विरोध दिखाएगा इस शब्दों में या बराबरी को दिखाएगा। जैसे कि प्रत्यक्ष, यानी कि बराबरी, प्रत्यक्ष वहाँ पे प्रकट हो गया वो। प्रत्यागमन, प्रतीक्षण, ठीक है, ये हमारा प्रतिशोध, प्रतिशोध हम करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, विरोध दर्शा रहा है वो, ठीक है। अगला जो हमारा देखिए सु उपसर्ग, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। सु ये एक मातृ उपसर्ग, जैसा कि हमने हिंदी में भी देखा, जो कि साज और सुंदर भाव को दर्शाता है, जैसे कि सुगम, सुलभ, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से और भी आते हैं, सुंदर, ठीक है, और भी जो अन्य शब्द हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सु उपसर्ग यानी कि सुंदर भाव को दर्शाता है ये, ठीक है। बोल सकते हैं कि सुशिष्ट बोल सकते हैं,
ठीक है, सुशिक्षित बोल सकते हैं, सुशिक्षित बोलते हैं ना, शिक्षित तो है लेकिन उससे भी ऊपर हमने और सुंदर भाव दे दिया, सुशिक्षित व्यक्ति है, तो ऐसे हम। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक उपसर्ग। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे कि उपसर्ग कैसे होते हैं, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा 2-3 टाइप से बनते हैं यहाँ से। या तो वो उपसर्ग का प्रकार पूछता है कि इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और या वो सीधे ही क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि कई बार उपसर्ग का चेंज वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं, यानी कि अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्दों में भी आप इसका प्रयोग देखने को मिलेगा आपको। तो कई प्रकार से उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ये समझना था, जो कि आप इस टॉपिक के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रही, मैं बार बार आपको बोल रहा था, कुछ बिजी शेड्यूल है, कुछ सेहत की वजह से, कफ एंड कोल्ड की वजह से कंटिन्यू वीडियो देने में काफ़ी दिक्कत है। जब भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करता हूं। बाकी आप लोग देखिए कंटिन्यूटी बना के रखिए, जिनका भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उसमें भी 20 वाला, उसमें भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे और काफ़ी लोगों का रोजगार हुआ था। तो एक बहुत बड़ा मौका होता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छे से फाइट करना चाहिए। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोई भी नौकरी पाना, मैं बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात है। वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए तो फिर भाई यूपीएससी से भी बड़ा मान लो आप उत्तराखंड में नौकरी पाना, क्योंकि छोटा सा स्टेट है हमारा और काफ़ी कम मौके होते हैं दोस्तों। और उस मौके को भुना पाना और अपना करियर बनाना बहुत बड़ा एक मान सकते हैं अचीवमेंट है। बाकी यार अपने पे कॉन्फिडेंस रखें हमेशा, और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोचें। कभी भी नेगेटिविटी ज़्यादा आती है तो थोड़ा उसमें चीज़ों को क्विट करके आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लो, या अपने मनपसंद का कोई गीत सुन लो, कुछ भी करो। तो थोड़ी टाइम बाद क्या होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीच आप देख लो तो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रभाव होने लगता है। जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो वो चीज़ देखिए जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अभावों के बाद भी, संसाधनों की कमी के बाद भी सफलता को अर्जित किया, वो आपको लगेंगे कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन होता है, फिर चार्ज होता है, वो आप खुद महसूस करेंगे। इसलिए अपने आप को कम ना समझें, आप अपने आप में बेहतरीन हैं। यकीन मानिए आप इस दुनिया में केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ये भावना से हमेशा आगे बढ़ें। बाकी दोस्तों जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। और बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज जो है फॉरेस्ट गार्ड की, वो आई थिंक 25 मार्च या 26 मार्च से शुरू होगी। 11 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उसमें आपको फुल लेंथ अपडेटेड होंगे बिल्कुल, और उन पर काम चल रहा है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यूपीएससी का जो पैटर्न है काफ़ी चेंजेबल है। पुराने बुकलेट, क्वेश्चन सीरीज सब आपके उन्होंने रिमूव किए हैं, तो इसीलिए कनिष्ठ सहायक का जो पेपर था काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। इसी वजह से कुछ परेशानी भी हुई अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी कि उसी तर्ज पे जीएस का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू रखा जाए टेस्ट सीरीजों में। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब पर भी कुछ प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले अवेलेबल करवाए जाएं। बाकी यार ढेर सारा कंटेंट चैनल पे है। जो भी नए लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा, हमारी जो प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, यानी कि तीनों खंडों की टेस्ट सीरीज है। 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज हर प्ले लिस्ट में है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से वीडियो वॉच करो, उससे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप दिल से उसको पढ़ेंगे तो कोई भी कंटेंट की कमी नहीं है। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि वीडियो नहीं आ रही तो क्या करें, वो सभी उसी पैटर्न पर बनी हुई पहले से वीडियोस हैं, ठीक है। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी है, मॉडल पेपर वगैरह जरूर वॉच कर लें, प्लेलिस्ट में है। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।